हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी 2020 में। आज हम लोग बात करेंगे IBPS PO और RBPO और RB क्लर्क के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन के बारे में। अब ब्लड रिलेशन को हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध यानी खूनी रिश्ते। ठीक है, अब इसका वेटेज क्या रहता है एग्ज़ाम में? तो एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, अगर प्री की हम बात करें, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्री की अगर मैं बात करूँ तो RRB PO या क्लर्क में हमारा 2 से 3 नंबर का आएगा, और अगर IBPS की बात करूं तो 1 से 2 नंबर का आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि IBPS PO में मोस्टली पजल्स के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, पजल के साथ में मर्ज होके ही जरूर आता है हमारा। ठीक है, तो 5 नंबर का सिटिंग अरेंजमेंट आप लोगों को ब्लड रिलेशन के साथ में ज़रूर मिलेगा, चाहे वो प्री में मिले चाहे मेन्स में मिले। मोस्ट प्रोबेबल है कि मेन्स में मिलेगा आप लोगों को वो। ठीक है, अच्छा अब बात यह आती है मेंस में ब्लड रिलेशन का जो क्लब हो क्या आता है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, वो आप लोगों को जब टाइम हो आपके पास तब आपको करना है, आपको तुरंत नहीं करना है। बात समझ में आ रही है हमारी? आपको ब्लड रिलेशन में जब आपके पास एग्ज़ाम में टाइम होगा तो आप लोग उसको करने की कोशिश करेंगे, और प्री में तो बिल्कुल करना ही नहीं है। मेंस में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेंस में हमारे पास टाइम सफिशिएंट होता है। अगर हम IBPS PO की बात करें तो 1 घंटा होता है हमारे पास 45 क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, लेकिन प्री में 35 के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स होते हैं। तो आपको जो सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन आएगा उसको नहीं करना है। ठीक है, प्री में, मेंस में करना है। अच्छा, दूसरी बात, जो सिंगल इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे 2-3 नंबर की या 1 नंबर का, वो आपको जरूर करने हैं। बहुत इजी होते हैं, बढ़िया होते हैं, लेकिन इजी के चक्कर में कभी ऐसा मत कर दियो कि गलत कर दो उसको। क्योंकि क्या होता है, हमारा माइंड सेट होता है कि जो चीज़ इजी है उसको हम फटाफट से कर लें, उसी चक्कर में कहानी हो जाती है गड़बड़। ठीक है, थोड़ी सी कहीं से भी आपने गलती की, पूरा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत हो जाएगा आप लोगों का, इसलिए गलती नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ब्लड रिलेशन में आपको एक जो डायग्राम बनाओगे ना आप, वो बनने के ऐसा डायग्राम बनाना कि वो डायग्राम बनाने के बाद में आपको अपना क्वेश्चन ना देखना पड़े। क्योंकि अगर आपने बार बार डायग्राम देखा, क्वेश्चन देखा, डायग्राम देखा, क्वेश्चन देखना, तो बाबू यही करते रह जाओगे, नौकरी कोई और ले जाएगा। इसलिए आपको डायग्राम बना लिया एक बार, आपको सीधे उसी से क्वेश्चंस देने, इतना क्लियर, नीट एंड क्लीन आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब ब्लड रिलेशन की बात करता हूं तो इसमें टोटल 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है आपका फैमिली ट्री बनाने वाला, जैसे कि A इज फादर ऑफ B, B इज सिस्टर ऑफ C, C इज मदर ऑफ H, H इज डॉटर ऑफ K, K इज सिस्टर ऑफ M, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर लिखा हुआ होगा हाउ इज K रिलेटेड टू H, हाउ मैनी मैरिड कपल्स इन दिस फैमिली, हाउ मैनी मेल मेंबर्स इन दिस फैमिली, वगैरह। ठीक है, दूसरी बात आती है दूसरा क्वेश्चन आएगा आप लोगों का पॉइंटिंग वाला, कि एक व्यक्ति की ओर देखते हुए इसने कहा कि ये मेरे ताऊ के, चाचा के, नाना के, फूफा के, मौसा था, तो मेरे कौन हुए। ठीक है, मतलब पॉइंटिंग वाला हो गया। तीसरा आता है आपका कोडेड ब्लड रिलेशन, मतलब A + B में लिखा हुआ होगा उसमें कुछ स्टेटमेंट्स, A + B मीन्स A इज फादर ऑफ B, A - B मीन्स A इज डॉटर ऑफ B, $A मीन्स A इज सिस्टर ऑफ B, वगैरह वगैरह, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो लास्ट बताया मैंने, इसकी बात मैं करूंगा अगली वीडियो में, क्योंकि इसके लिए मैं पूरी सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगा, इसको किसी के साथ मर्ज करके नहीं। बहुत बढ़िया, ये हमें पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग वाले 2 टाइप की, मतलब फैमिली ट्री बनाने वाले क्वेश्चंस की और पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस की। एग्जाम में जो अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में हमारा फैमिली ट्री बनाने वाला और कोडेड वाला ज़्यादा आता है। पॉइंटिंग वाला हमारा SSC, रेलवे और ये जो CSET वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं इनमें ज़्यादा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने पॉइंटिंग वाले की। तो इसमें 3 जनरेशन्स होती हैं, एक्चुअली 3 जनरेशन तो हर एक में होती हैं। ठीक है, 3 जनरेशन कौन कौन सी होती हैं? पहली जनरेशन होती है हमारी जिसमें हम लोग खुद को रखते हैं। दूसरी होती है हमारे माता पिता की जनरेशन। तीसरी होती है ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर की जनरेशन। ठीक है, इससे ऊपर बात जाती है तो ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडमदर की बात आ जाएगी, और उससे ऊपर बात जाएगी तो CND हो जाएगा। इतना ऊपर हम लोगों को नहीं जाना है। ठीक है, मेल को इंडिकेट करते हैं हम लोग प्लस से और फीमेल को करते हैं माइनस से। ये मेरे इंडिकेशन है, आप चाहो तो मेल को माइनस से, फीमेल को प्लस से, मेल को स्टार से, फीमेल को हाइट से, मेल को सर्कल से, फीमेल को स्क्वायर से, वट एवर यू वांट। ठीक है, जैसे चाहो आप वैसा कर सकते हो, लेकिन आपको अलग अलग तरह से इंडिकेट करना है। इसके बाद में बात आती है
जो रिलेशंस होते हैं उनकी। अब कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं करते, जैसे फादर, मदर, सन, डॉटर, अंकल, आंटी, ये सब लोग जानते हैं कौन होते हैं। लेकिन अगर हम बात करो पैटर्नल अंकल की, तो पैटर्नल अंकल कौन होते हैं, मतलब पापा के भाई, चाचा या ताऊ, पी फॉर पापा, ऐसे याद रखो। मैटर्नल अंकल मतलब मम्मी के भाई यानी मामा जी, ठीक है। इसके बाद में नेफ्यू, भतीजा या भांजा, यानी भाई का बेटा या बहन का बेटा, दोनों नेफ्यू होते हैं। और नीस का मतलब होता है भतीजी या भांजी, भाई की बेटी या बहन की बेटी, दोनों के लिए नीस यूज होता है। इसके बाद में ससुराल पक्ष का जो भी बंदा होगा उसमें क्या होगा, सेम रिलेशन में इन लॉ जुड़ जाएगा। जैसे कि किसी के पति के हस्बैंड, मतलब सॉरी, किसी के पति के पिता फादर इन लॉ, मेरे पिता फादर, किसी के पति के पिता फादर इन लॉ, ठीक है। इसी तरह से बस इन लॉ जुड़ जाएगा। ससुराल को इंग्लिश में कहते भी इन लॉज हाउस ही है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अब जैसे कि लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, लिखा है ए इज फादर ऑफ बी, कैसे इंडिकेट करेंगे, ए फादर है तो इसलिए मेल होगा, जाहिर सी बात है फादर जनरली मेल ही होते हैं, बी इसके नीचे बन जाए क्योंकि लिखा हुआ था ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है ऊपर, ठीक। फिर लिखा हुआ है अगर बी इज सिस्टर ऑफ सी, यानी बी बहन है सी की, क्या कहा आपने, बी इज सिस्टर ऑफ सी यानी बी बहन है सी की, ठीक है। तो बी और सी की जनरेशन सेम होगी तो इस तरह से लिख देंगे, बी सिस्टर है सी की तो यानी सिस्टर होगी तो फीमेल हो जाएगी, ठीक है। बी इज सिस्टर ऑफ सी। फिर अगर लिखा हुआ सी इज सन ऑफ डी, सी बेटा है डी का, सी इज सन ऑफ डी, सी बेटा है डी का, तो सी बेटा है डी का तो बेटा होगा तो मेल होगा, डी का बेटा डी की जनरेशन ऊपर होगी, जाहिर सी बात है। अब ए और डी कौन हो जाएंगे आपस में, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, क्योंकि बी और सी भाई बहन होंगे तो ए और डी हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। इसको हम लोग डबल हाइफन से शो करेंगे, क्योंकि अगर ये भी भाई बहन है और ये इनको भी अगर हम सिंगल हाइफन से शो कर देते तो यहाँ भी कंफर्म नहीं होता कि ये भाई बहन है या ये भाई बहन है, ये हस्बैंड वाइफ है या ये हस्बैंड वाइफ है। भाई बहन को सिंगल हाइफन से लगाना है, हस्बैंड वाइफ को डबल हाइफन से लगाना है, इतनी सी बात है यार। बाकी तुम्हारी मर्जी है, चाहो तुम जो करो, चाहे एरो बना दो या जो मर्जी है वो करो, कोई दिक्कत नहीं हमको। हमें बस क्वेश्चन का आंसर चाहिए सही और जल्दी। आई डोंट केयर कि आप कैसे बनाते हो, ये जो मेरा तरीका था मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ और जरा क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए अगर खुद से एक बार ट्राई करना है तो। और चलो बताना शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, राम इज ब्रदर ऑफ राहुल, सपना इज सिस्टर ऑफ श्याम। राम इज ब्रदर ऑफ राहुल, राम ब्रदर है इसलिए मेल हो जाएगा। फिर लिखा था सपना इज सिस्टर ऑफ श्याम, अब सपना सिस्टर है श्याम की तो ना ही श्याम यहाँ है ना ही सपना यहाँ, छोड़ेंगे इस लाइन को, आगे बढ़ेंगे। राहुल इज सन ऑफ सपना, राहुल सपना का बेटा है सपना। अब इससे पहले क्या लिखा, सपना इज सिस्टर ऑफ श्याम, सपना श्याम की बहन है, सपना इज सिस्टर ऑफ श्याम। फिर है राहुल इज, हाउ इज राम रिलेटेड टू सपना, हाउ इज राम रिलेटेड टू सपना, इधर सन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है सन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ए इज सन ऑफ बी एंड सी, ए बेटा है बी और सी का, यानी बी और सी इसके माता पिता होंगे, ये मैरिड कपल होंगे, हमें नहीं पता है कि इनमें से कौन मेल है कौन फीमेल है, छोड़ेंगे इस लाइन को। फिर आगे लिखा हुआ है बी सिस्टर हैज़ अ सन डी एंड डॉटर ई, जो बी की बहन है उसका एक बेटा है डी और एक बेटी है ई। बी सिस्टर यानी बी की कोई ना कोई बहन होगी, कुछ इस तरह से बना लेते हैं हम, हैज़ वन सन डी एंड डॉटर ई, ठीक है। फिर है एफ इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ डी, एफ डी का मैटरनल अंकल है, डी का मम्मी ये है, इनका भाई हो जाएगा एफ। क्लियर है। फिर है हाउ मैनी नेफ्यूज डज एफ हैव, यानी एफ के कितने भतीजे हैं, ठीक है। तो एफ यहाँ पर है, एफ के ये जो नेफ्यू है नीस हुए 1 2 3 हुए ये, ठीक है, क्योंकि एफ की बहन ये है, इन दोनों में से कोई इसका सॉरी
हाँ, बी इसका एफ का या तो भाई होगा या तो बहन होगी, लेकिन इसके बच्चे तो हमारे पास एफ के नेफ्यू ही हुए, ठीक है। तो यानी ए और डी दो नेफ्यू हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है Q इज द ब्रदर ऑफ R। P इज द सिस्टर ऑफ Q, नहीं, P इज द सिस्टर ऑफ Q, हाँ, P इज द सिस्टर ऑफ Q, बिल्कुल सही हो गया। फिर T इज द ब्रदर ऑफ S, T S का भाई है। अब ना ही T पता है ना ही S पता है, बाद में देख लेंगे हम लोग, चाहो तो आप अलग से भी लिख सकते हो। T इज द ब्रदर ऑफ, सॉरी, T इज द ब्रदर ऑफ S। फिर है S इज डॉटर ऑफ R, S इज डॉटर ऑफ R, S R की डॉटर है, और T फिर इसका भाई हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बना लेंगे, क्योंकि ये T और S का ये था तो हमने यहाँ पर लिख दिया अपना। फिर इसके बाद में क्या लिखा हुआ था, चलिए बार बार घूमने में क्वेश्चन बहुत टाइम लग जाता है, ढूंढते हैं फिर लैपटॉप पे यहाँ पर। तो S इज डॉटर ऑफ R हो गया, हाँ ठीक है। फिर हाउ इज T रिलेटेड टू Q, T Q, तो T Q से किस प्रकार संबंधित है बताइए जरा। T यहाँ पर है, Q यहाँ पर है। अब Q का कोई भाई या बहन R है, इसके ये दोनों बच्चे हैं, तो T Q का हो जाएगा भतीजा यानी नेफ्यू। नेफ्यू है किस ऑप्शन में हमारे पास, सी ऑप्शन में। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगला आगे बढ़ते हैं। फिर है ऑल द 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ABCDEF आर ट्रेवलिंग टुगेदर, यानी 6 लोगों का परिवार है ये। B इज द सन ऑफ C, B C का बेटा है। B इज द सन ऑफ C, बट C इज नॉट द मदर ऑफ B, C B की मम्मी नहीं है, तो यानी क्या होगी, पिताजी होंगे। भाई इसमें लिखा हुआ है बट C इज नॉट द मदर ऑफ B, जब C B की माता जी नहीं है तो क्या होंगे, पिताजी होंगे। फिर है A एंड C आर अ मैरिड कपल्स, A और C विवाहित जोड़े हैं, तो A और C विवाहित जोड़े हैं कुछ इस तरह से। अब C मेल मिल गया था हमें, तो A फीमेल होगी। क्लियर हो गई इतनी बात? फिर लिखा हुआ है E इज द ब्रदर ऑफ C, E C का भाई है। इस तरह से बना देंगे हम लोग। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? C E भाई बहन, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। B इसका बेटा हो गया। फिर है D इज द डॉटर ऑफ A, D A की बेटी है। D इज द डॉटर ऑफ A, तो जाहिर सी बात है B की बहन हो जाएगी। फिर है F इज द मदर ऑफ B, F इज द ब्रदर ऑफ B, F इज द ब्रदर ऑफ B। इस तरह से बना लेंगे हम लोग। फिर है Who इज द मदर ऑफ B, B की माताजी कौन है, तो B की माताजी मेरे भाई A हो। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर है A। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज D रिलेटेड टू E, D E से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या आंसर हुआ, नीस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। C की बेटी D, तो E जो है इसके चाचा जी हुए। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मैनी मेल मेंबर्स इन दिस फैमिली, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज F रिलेटेड टू D, तो ब्रदर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों को अगर फैमिली ट्री बन गया तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोग अपना आराम से आंसर दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला है A एंड B आर मैरिड कपल्स। ओके, कौन हस्बैंड कौन वाइफ हमको नहीं पता। इसके बाद में है A बीइंग अ मेल मेंबर, A मेल मेंबर है तो B फीमेल होगी, जाहिर सी बात है। D इज द ओनली सन ऑफ C, D इज द ओनली सन ऑफ C, हु इज द ब्रदर ऑफ A, यानी C इज द ब्रदर ऑफ A, C इज द ब्रदर ऑफ A और D इज द ओनली सन ऑफ C। कंप्लीट। फिर है E इज द सिस्टर ऑफ D,
ई इज़ द सिस्टर ऑफ डी। ई सिस्टर हो जाएगी डी की, बिल्कुल सही है। फिर है बी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। बी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ, अच्छा अब अगर बी एफ की डॉटर इन लॉ हुई तो क्या हुआ हिंदी में, बहू हुई। अब बहू हुई एफ की तो जाहिर सी बात है एफ कौन होगा, एफ होगी ए का माता या पिता। बात समझ में आ रही है भाई, लिखा हुआ था बी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी एफ की डॉटर इन लॉ है, तो यानी एफ ए के माता या पिता होंगे, तभी तो ए का एफ का बेटा ए हुआ और इसकी वाइफ बी हुई, तभी तो बी एफ की बहू होगी। क्लियर है, ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा, क्लियर नहीं दे रखा होगा। इसके बाद में है हुज हस्बैंड हैज़ डाइड, यानी जिनके पति जो है एक्सपायर हो चुके हैं। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो हाउ मैनी मेल मेंबर्स इन दिस फैमिली, ये हमने यहाँ पर फीमेल इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि हुज हस्बैंड इज डाइड, मतलब एफ इज़ अ फीमेल। ठीक है, एक दो, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर था तीन मैरिड कपल्स थे। अब बात करते हैं हम लोग पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस की। तो पॉइंटिंग वाला एक क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, रेखा सेज ही इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ द सन ऑफ माई हस्बैंड, यानी एक व्यक्ति की ओर देखते हुए रेखा कहती है कि यह मेरे पति के बेटे का चाचा है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों के पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है ड्रॉ कर लीजिए, दूसरा तरीका है अपने आप को या अपने फैमिली मेम्बर को एज्यूम कर लीजिए। दूसरा तरीका ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा बेटर है। अब इसको अगर इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने बोला था, एक व्यक्ति की ओर देखते हुए रेखा ने कहा कि वह मेरे पति के बेटे का चाचा है, कि वह मेरे पति के बेटे का चाचा है। तो आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में चलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हम लोगों को रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अब कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है, तो अगर मैं बात करूं रेखा की, तो रेखा, ये रेखा हो गई। रेखा के पति, अब रेखा के पति का बेटा छोटा ही होगा, जाहिर सी बात है। अब रेखा के पति का बेटा, अब इनके चाचा जी, मतलब इनके पिता के भाई। अब भाई अगर छोटे हैं इनसे तो फिर वो हो जाएंगे रेखा के देवर। अब भाई अगर बड़े हैं तो इसका आंसर हो जाएगा जेठ, लेकिन इंग्लिश में तो ब्रदर इन लॉ ही रहेगा। क्लियर है, ये तो आप लोग नाम लिख देना, ऐसे मत बना लियो, ठीक है। अच्छा, पॉइंटिंग वाला क्या, मतलब अपने आप को एज्यूम करने वाला क्या। अब रेखा ने बात कही तो ऐसी जगह पर मैं एज्यूम कर लूँगा अपनी मम्मी को। अब रेखा के पति का बेटा, यानी मेरी मम्मी के पति, पापा का बेटा, मैं खुद, मेरे चाचा, ठीक है। अब मेरे चाचा मम्मी के कौन हुए, मतलब ब्रदर इन लॉ। आंसर हो जाएगा इसका ब्रदर इन लॉ। क्लियर हो गई इतनी बात, ब्रदर इन लॉ मतलब देवर या जेठ, जो भी आप माने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है, ए मैन इंट्रोड्यूसेस बी सेइंग ही इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, ठीक है। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ये हुआ कि ए ने ए को दिखाते हुए बी ने कहा कि वह मेरे पिता, यानी बी के पिता की पौत्री के हस्बैंड है, मेरे पिता की पौत्री के हस्बैंड है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हुआ, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा। क्लियर है इतनी बात। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन फिर से हमारा फैमिली ट्री बनाने वाला ही आ गया। तो अगला क्वेश्चन है, देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली नेमली ABCDKLMN in which there are 2 married couples. Among the 8 members there are 2 lawyers and 2 artists. D is the daughter-in-law of M. D M की daughter-in-law है। इसको मैं हटा देता हूँ। D is the daughter-in-law of M. तो M का कोई ना कोई बेटा होगा, उसकी वाइफ होगी D, है कि नहीं। बेटा मतलब मेल, ये वाइफ हो जाएगी। भाई क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है D इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ M। D M की डॉटर इन लॉ यानी बहू है, तो M का कोई ना कोई बेटा होगा। जब बेटा होगा तभी तो बहू पैदा हुई, ठीक है। बिना बेटे के बहू कहाँ से आ जाएगी, बेटा होगा तभी, जब उसकी शादी D से हुई होगी तभी D M की डॉटर इन लॉ होगी। फिर लिखा हुआ है
एल इज़ द ब्रदर ऑफ एनी ऑफ द टू आर्टिस्ट, यानी एल किसी भी जो दो आर्टिस्ट मिलेंगे हम लोगों को आगे, उनमें से किसी एक का भाई होगा, ठीक है, लेकिन एल मेल होगा, ये बात समझ में आ गई हमको, तो हम लिख देते हैं एल कहीं ना कहीं मेल होगा। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है एन हु इज़ आर्टिस्ट इज सिस्टर ऑफ ए, एन आर्टिस्ट है, एन हु इज़ आर्टिस्ट इज़ द सिस्टर ऑफ ए, एन सिस्टर है ए की, ठीक है। फिर इसके बाद में है नो फीमेल इज़ अ लॉयर, यानी जो लॉयर होंगे वो मेल ही होंगे, कन्फर्म बात हो गई। फिर है डी इज़ एन आर्टिस्ट, ये भी लिख दिया हमने, डी आर्टिस्ट है। फिर है सी इज़ द हस्बैंड ऑफ एम, सी एम का हस्बैंड है, जब सी हस्बैंड होगा तो एम ऑब्वियसली वाइफ होगी। फिर है के इज़ ओनली सन ऑफ एम, के एम का इकलौता बेटा है, के इज़ द ओनली सन ऑफ एम, के यहाँ आ जाएगा, इकलौता बेटा है तो जाहिर सी बात है यहीं आना है। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है, फिर कहाँ ओनली सन ऑफ एम हो गया, हाँ, बी इज़ द लॉयर एंड इज़ द ब्रदर ऑफ सी, बी इज़ द लॉयर एंड ब्रदर ऑफ सी, बी लॉयर है तो मेल ही होगी, इज़ द बी इज़ द लॉयर एंड ब्रदर ऑफ सी, हाँ ठीक है, एंड ब्रदर ऑफ सी बिल्कुल सही हो गया। फिर है ए इज़ द लॉयर एंड सन ऑफ के, ए इसके नीचे बन जाएगा, सन है और ए भी लॉयर हो गया, ये भी मैरिड, एंड फीमेल है यहाँ पर, डी फीमेल है, यानी आर्टिस्ट फीमेल है और लॉयर मेल है। इसके बाद में क्या हो गया, ए इज़ लॉयर एंड सन ऑफ के, विच पेयर रिप्रेजेंट्स द लॉयर। पहले बना लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं। अच्छा एन और ए इस तरह से हो जाएगा, 1 2 3 4 6 7 हो गया हमारे पास, इसका कोई काम नहीं रह गया हमारे लिए। हाँ, तो जो एल था हमारा, एल किसी ना किसी लॉयर का नहीं, आर्टिस्ट का, यानी एन या डी का भाई होगा। अब मुझे नहीं पता है कि वो एल जो है डी का भाई होगा या एन का भाई होगा, देख लेंगे आगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है विच पेयर रिप्रेजेंट्स द लॉयर, इनमें से कौन सा पेयर लॉयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लॉयर को हमारा बी और ए, यानी ए और बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी। दूसरा क्वेश्चन है इफ एल इज द ब्रदर ऑफ एन, अगर एल एन का भाई हो जाए, अगर भाई हो जाए, ये मैंने मान रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी चिल्ड्रंस डज के हैव, के कितने बच्चे हो जाएंगे, 1 2 3 बच्चे हो जाएंगे, ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर, 3 चिल्ड्रंस, एल को आप मुझे कोई मतलब नहीं रह गया, यहाँ से हटा दो। अगला क्वेश्चन है हुज प्रोफेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी किसका प्रोफेशन डिटरमाइंड नहीं हो सका, बी डी ए एल एन, तो बी डी ए एल का नहीं हो पाया, एन का भी हो गया, इन चारों का हो गया, वैसे भी एल का कोई प्रोफेशन है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर जाएगा डी एल। अगला है हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कितने फीमेल मेंबर्स हैं, 1 2 3, बाकी सारे मेल हैं, एल भी मेल है, तो यानी 3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गई इतनी बात, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। हाँ, इसके बाद में कमेंट बॉक्स में एक बार एक क्वेश्चन मैं पिन करके रखूँगा, उसका भी आंसर आप लोगों को करना है। और लास्ट टर्न पे मैंने आप लोगों को कोर्स ऑफ एक्शन का एक आंसर बताया था, कोर्स ऑफ एक्शन का 7th क्वेश्चन था। ये लिखा हुआ है मैनी शॉप्स इन द लोकल मार्केट हैव एक्सटेंडेड देयर शॉप्स एंड ऑक्यूपाई मोस्ट पार्ट ऑफ द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ देयर शॉप्स। स्थानीय बाजार में बहुत सी दुकानों को आगे बढ़ा दिया गया और दुकानों के सामने के फुटपाथ के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है द सिविक अथॉरिटी शुड इमीडिएटली एक्टिवेटेड टास्क फोर्स टू क्लियर ऑल द फुटपाथ इंक्रोचमेंट बाय द शॉप ओनर्स। दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण फुटपाथ को खाली कराने के लिए नगर प्राधिकारियों को तत्काल एक टास्क फोर्स को सक्रिय करना चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई अगर टास्क फोर्स या कोई कमेटी की बात आ जाएगी तो वो कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा है द सिविक अथॉरिटी शुड चार्ज हैवी पेनल्टी टू द शॉप ओनर्स फॉर ऑक्यूपाइंग फुटपाथ। फुटपाथ पर कब्जा करने के लिए नगर प्राधिकरण को दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। बाबू ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये हो जाएगा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेचर का, ठीक है।
भारी जुर्माना लगाना चाहिए, ये भारी वर्ड यहाँ पर गलत हो गया, जुर्माना लगाना चाहिए एक बार को हम कंसिडर कर सकते थे, भारी ने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, एक्सट्रीम नेचर का हो जाएगा, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा है द सिविक अथॉरिटी शुड सेट अप अ मॉनिटरिंग सिस्टम सो दैट सच इंकरेजमेंट डू नॉट अकर इन द फ्यूचर। नगर प्राधिकरण को एक निगरानी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे अतिक्रमण ना हो, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। तनु सर ने बिल्कुल सही आंसर दिया, इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर हो इतनी बात? चलिए, तो अब ये जो मैंने आप लोगों को बताया है इसका भी आंसर आप लोगों को देना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और रखूँगा, उसका भी आंसर आप लोगों, यानी 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के आज के ब्लड रिलेशन के लिए। अगर आपको ये सेशन आज का पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशन के हाई लेवल के क्वेश्चन, और अगली वीडियो के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, कल ही अगली वीडियो ज़रूर आएगी, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, जितना आप लोगों ने पिछली वीडियोस को प्यार दिया उतना ही इस वीडियो को भी प्यार दीजिए, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर बात करें हम लोग इसकी पर्सनल, अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हो, इन केस कोई दिक्कत आती है, तो ये मेरी पर्सनल जीमेल आईडी है, इस आईडी पर भी आप मेल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जितना मुझको आता होगा मैं आप लोगों की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दूंगा, वहाँ पर भी आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।